स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल का सैम्पल पेपर फॉर द कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। तो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 अभी स्टार्ट हो गया है, तो आज हम लोग उसी का सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, फर्स्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। तो इस वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें हम तुम लोगों को क्वेश्चन का पीडीएफ उसमें अटैच कर देंगे, इजीली उस पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज टर्म्ड एज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रक्शन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, दैट इज एनकैप्सुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का आंसर होगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट में वेरिएबल्स एंड मेथड को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डजंट रिटर्न अ वैल्यू इज कॉल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया यहाँ पे एक मेथड में ऐसा क्या रिटर्न टाइप देंगे कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स होगा, यहाँ पे आंसर होगा बी, दैट इज वॉइड। वॉइड एक ऐसा कीवर्ड या फिर डेटा टाइप है, इसको अगर हम लोग कोई भी मेथड से पहले एज अ रिटर्न टाइप लिखते हैं तो मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द अदर फंक्शन और द कॉलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर क्वेश्चन नंबर 3 है द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज एन यूनरी ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज एन यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ऑप्शंस है एंड और नॉट और शिफ्ट ऑपरेटर है। तो आंसर विल बी द 3, दैट इज not operator, it's a unary operator. That means it only works with the single operand. It only works with the single operand and returns either true or false. Next, number 4. Number 4 का क्वेश्चन है the scanner class is a dash class. The scanner class is a dash class. यहाँ पे चार ऑप्शन है, derived class था, primitive class था, wrapper class था। तो यहाँ पे अगर स्कैनर क्लास को अगर अच्छे से पढ़े होगे तो उसका आंसर होगा तुम्हारा डिराइव्ड क्लास। स्कैनर इज अ डिराइव्ड क्लास। स्कैनर होगा डिराइव्ड क्लास, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेशन है math.pow, इसका हम निकाल लेते हैं पहले। math.pow 625, 1/2 और प्लस math.pow math.sqrt ब्रैकेट के अंदर है 144। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर है math.pow, इसका आंसर आएगा 25.0 और math.sqrt का आएगा 12.0। तो एज ए होल हम लोग इसको प्लस कर देते हैं 25.0 एंड 12.0, दैट इज 37.0। तो 37.0 ये ऑप्शन नंबर है इसका सी। सी नंबर ऑप्शन में है 37.0। इसका आंसर है 37.0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 6, इसमें दिया द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेशन स्टेटमेंट इज। system.out.println में लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। system.out.println में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग पहले इफ में लिखेंगे। इस कंडीशन को अगर इफ में लिखते हैं तो मेरा ये आता है इफ
n mod 2, n mod 2 equals to 0, अगर ये आया then true, otherwise false. So just write it down, system dot out dot print ln true, else system dot out dot println false. So ये है एग्जैक्ट कन्वर्शन ऑफ द टर्नरी टू इफ एल्स, और ये ऑप्शन नंबर है सी, इसका ऑप्शन नंबर है आंसर का सी नंबर ऑप्शन, ये आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज ऑप्शन नंबर डी स्विच, ऑप्शन नंबर डी स्विच, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन जावा, ऑप्शन नंबर डी स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ बाइट्स occupied by the constant 45 are, the number of bytes occupied by the constant 45 are, इसका आंसर होगा 4 byte, ऑप्शन नंबर ए 4 bytes, because by default 45 is treated like an integer, and as you know that in Java integer actually allocate 4 byte memory space, so इस हिसाब से ये 4 byte आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, डू वाइल लूप इज एन, डू वाइल लूप इज एन 4 ऑप्शन है, एंट्री कंट्रोल, इनफाइनाइट लूप, एग्जिट कंट्रोल, फाइनाइट लूप। सो डू वाइल लूप इज नोन एज exit control loop, known as exit control loop, exit control loop। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दिख रहा है यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर है, नेस्टेड लूप है। तो नेस्टेड लूप में फर्स्ट हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो मेरा लूप है आउटर लूप, आउटर लूप, आउटर लूप जिसमें हम लोग यूज किए हैं आई, ठीक है। आउटर लूप जिसमें हम लोग यूज किए हैं आई, सॉरी आई नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज के। आउटर लूप जिसमें हम लोग के यूज किए, ये कितना टाइम्स रन कर रहा है। के का इनिशियल वैल्यू है 1 एंड के लेस देन इक्वल्स टू 2 के प्लस प्लस, दैट मींस इट ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 2 टाइम्स। और जो इनर लूप है, इनर लूप उसमें हम लोग यूज किए हैं एम, और ये कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा 1 से 4 तक, दैट मींस 4 टाइम्स। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 into 4, दैट इज 8 टाइम्स। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा इसका 8 टाइम्स। दैट मीन्स ये लूप अगर एग्जीक्यूट करता है तो ये 8 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। आंसर नंबर बी, बी नंबर आंसर होगा 8 टाइम्स। जैसे मेरा क्वेश्चन लैपटॉप में दिया हुआ है तो हमको बार बार लैपटॉप की तरफ देख के क्वेश्चन का आंसर करना पड़ रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, द मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास एंड विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप इज टर्म्ड एज। तो मेथड विद द सेम नेम, मेथड विद द सेम नेम, तो नॉर्मल हम लोग को ये पता है कि मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास होता है कंस्ट्रक्टर, एंड विद आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे ऑल्सो दिया हुआ है कि नो रिटर्न डेटा टाइप।
सो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा ब्लॉक है जो क्लास नेम के साथ सेम नेम शेयर करता है और जिसमें पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग टू द क्लास और इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप. सो यहाँ पे आंसर होगा, आंसर नंबर ए, पैरामीटराइज्ड constructor. Parameterized constructor. नेक्स्ट क्वेश्चन में है रेस ए, देखा है, दिखा है रेस ए इक्वल्स टू ए. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेस. रेस का वैल्यू कितना होगा ना. जब हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसका ASCII कोड स्टोर होता है. नाउ व्हाट इज द ASCII कोड ऑफ कैपिटल ए. एज वी नो दैट द ASCII कोड ऑफ कैपिटल ए इज 65. सो 65 विल बी द आउटपुट. यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी 65 विल बी द आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में है द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग द सिंगल लाइन कमेंट इज डबल स्लैश. डबल स्लैश कमेंट इज द स्टाइल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. The method to check if a character is an alphabet or not. The method to check whether the character is an alphabet or not. इसका ऑप्शन है, ये कैरेक्टर रैपर क्लास है. कैरेक्टर रैपर क्लास में बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन है. इसमें से एक फंक्शन है इज लेटर. इज लेटर फिर क्या. This actually checks, ये ऑप्शन नंबर ए है. This actually checks whether the character is an alphabet or not. Is letter. ये हो गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में the output of the double dot parse double. Double dot parse double 71.25 plus this. So double dot parse double का काम क्या है? It will convert any string to double type. So 71.25 and then option में है plus 0.75, that is 72.00. So the output will be 72.0 या फिर 72.0. So option is 72.0, which is option number B. Either तुम 72.0 भी लिख सकते हो, 72.00 भी लिख सकते हो. So option will be B, 72.0. Question number 16. Question number 16. Question number 16 is the method to convert a string to uppercase. The method that convert a string to uppercase. तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अपर केस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग. टू अपर केस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग. ये है अपर केस कन्वर्ट करने वाला मेथड. द ऑप्शन इज सी, टू अपर केस विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग. नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17. द आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट सबस्ट्रिंग 2,0. तो फर्स्ट चेक करते हैं डिटर्मिनेशन में यहाँ पे इंडेक्सेस कितना आएगा. डिटर्मिनेशन. अब इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इंडेक्सेस दे देंगे. इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब यहाँ पे क्वेश्चन था सबस्ट्रिंग 2,6. सबस्ट्रिंग 2,6.
सो टू स्टार्ट होता है यहाँ से, और जो लास्ट दिया रहेगा 6 हम लोग इवेलुएट करेंगे क्या 5 तक इवेलुएट करेंगे। सो 2 से इतना, सो दिस द आउटपुट विल बी TERM टर्म, द आउटपुट विल बी टर्म। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, द आउटपुट विल बी टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एरे int a 10 occupies, the array int a 10 occupies. As we know, int actually takes 4 byte memory space, 4 bytes, and int x 10, so it will allocate 4 into 10, that is 40 bytes memory space, 40 bytes memory space. The answer will be option number B, 40 bytes memory space. Next option, option number 19, the element x4 of the array, the element x4 of the array is, यहाँ पे array elements पहले हम लोग देख लेते हैं, इसका इंडेक्सिंग पहले कर लेते हैं। 3, 5, 7, 12, 16, 18, 3, 5, 7, 12, 16, 18, इसके बाद हम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया a of 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, so output will be 16, output will be 16, the option number A, output will be 16. Next MCQ, question number 20, system.out.println, इसमें लिखा हुआ math.sqrt and 24 minus 25. It's a runtime error. It's a runtime error. So runtime error. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द सेक्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हम लोग ये क्वेश्चन लिखे हैं। ये था इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जिसमें a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली देखेंगे z का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, z इक्वल्स टू z प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन फिर से, सो a प्लस प्लस माइनस माइनस b प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस b। अब z का वैल्यू कितना था 10 को बैठा दिए प्लस ये क्या है, ये है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या था 10, ये 10 हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। फिर ये जो प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस का भी हम छोड़ दिए फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ये हम करेंगे ऑन द वे। जब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे, नेक्स्ट पर्टिकुलर ए में जाएंगे, तब हम इसका प्लस प्लस करेंगे। तो ये पार्ट छोड़ा हुआ है, फिर है प्लस माइनस माइनस बी, दिस इज द प्रीफिक्स। सो प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, बी का जो करंट वैल्यू था वो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 5 से हो गया 4 लिखिए। फिर ये प्लस फिर अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस ए, प्री इंक्रीमेंट, पहले ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, बट यहाँ पर हमको डिटरमिन करना पड़ेगा ये जो ए का वैल्यू प्लस प्लस होगा, इससे पहले ए का वैल्यू क्या था। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 था और ये प्लस प्लस अभी तक किए नहीं थे, जस्ट 10 बैठा दिए थे। अब ये प्लस प्लस ऑन द वे यहाँ पे जाएगा, तब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 11, और हम लोग इसका जो वैल्यू है वो 11 के ऊपर करेंगे, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा 11 प्लस प्लस दैट इज 12 प्लस माइनस माइनस बी, फिक्स है प्री
4 था, अभी प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या लिखना होगा 3, हम लोग लिख दिए 3। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं 10 प्लस इसका काम कर लेते हैं, सब बराबर है प्लस है, सो यहाँ पे करेंगे 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 10 दैट इज 39। सो ये आंसर होगा 39 विल बी द वैल्यू ऑफ z। तो z का वैल्यू कितना हुआ 39। अगर a का वैल्यू पूछेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 12, b का वैल्यू होगा 3, ठीक है, a का वैल्यू है फाइनल 12, b का वैल्यू है 3 एंड z का वैल्यू है 39। तो ये था सेक्शन a का क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1। नंबर 2 है राइट डाउन द जावा एक्सप्रेशन फॉर दिस वन, राइट डाउन द जावा एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। तो इसका जावा एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे जो सिंबल दिया है ये मॉड का सिंबल है, मॉड का सिंबल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मॉड में ऑलवेज हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, तो जावा में पॉजिटिव वैल्यू देने लायक एक फंक्शन है व्हिच इज कॉल्ड एबीएस फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे मैथ डॉट एबीएस विद इन ब्रैकेट इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैथ डॉट पाव x, 2 प्लस x इंटू वाई, ये हो सकता है, और मैथ डॉट एबीएस x इंटू एक्स, x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई, ये भी हो सकता है। कोई भी एक यूज कर सकते हो, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, आइदर वन, ठीक है, आइदर ऑफ देम यू कैन यूज दिस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है ये इफ एल्स एक्सप्रेशन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन टू द टर्नरी टाइप। टर्नरी क्या होता है, टर्नरी होता है क्वेश्चन एंड कोलन, क्वेश्चन कोलन। तो इसमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन कोलन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन कोलन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऐसे, जो कंडीशन है उसको पहले लिखेंगे। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन y, इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क से करके। फिर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन कैपिटल A, सो कैपिटल A को लिखेंगे इसमें एंड ये फिर कोलन के बाद लिखेंगे एल्स पार्ट दैट इज स्मॉल a विद सिंगल क्लोज। और ये जो कैपिटल है और स्मॉल a ये किस में असाइन किए, वेरिएबल c। तो यहां पे लिख दो c इक्वल्स टू द एक्सप्रेशन एंड दिस विल बी द टर्नरी एक्सप्रेशन ऑफ द अबव डिफरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया टर्नरी एक्सप्रेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल लूप से फॉर लूप कन्वर्शन। व्हाइल लूप से फॉर लूप कन्वर्शन, व्हाइल लूप क्या दिया हुआ है, इंट x equals to 5 while x is less than equals to 5, x is less than equals to 5 and then x plus plus and finally system dot out dot println x। तो ये वाइल एक्सप्रेशन को हमको फॉर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फॉर में हमको क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ये नंबर 1, फिर है कंडीशन ये नंबर 2 और फिर है ये अपडेटेड स्टेटमेंट नंबर 3। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंपल, फॉर इंट x इक्वल्स टू 5, ये इनिशियलाइज हो गया। फिर क्या लिखेंगे, कंडीशन x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड देन अपडेटेड स्टेटमेंट x प्लस प्लस, ये लिखे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस दिए, ये इसके अंदर एक्चुअली ये अपडेटेड स्टेटमेंट है, तो फॉर लूप में अपडेटेड स्टेटमेंट लास्ट में होता है। दैट मीन्स वाइल का जो बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में सिर्फ अपडेटेड स्टेटमेंट छोड़कर कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे भी फॉर लूप में बॉडी सेक्शन हम लोग यहाँ पे जस्ट कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, व्हाइल लूप का जो बॉडी सेक्शन है उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स है, तो हम भी यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर एक्स। सो ये हो गया मेरा व्हाइल लूप से फॉर लूप का कन्वर्शन, व्हाइल लूप से फॉर लूप कन्वर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड विद आउटपुट ऑफ द सेम। क्या क्या है, प्रिंटलन, काउंटर और इसके बाद है व्हाइल, व्हाइल काउंटर प्लस प्लस लेस देन 5, काउंटर प्लस प्लस लेस देन 5। अब इसका आउटपुट हमको निकालना है और ये कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम एरो स्कीम फॉलो करते हैं। यहाँ पे एरो स्कीम, एरो, ये नंबर 1, इसके बाद डायरेक्ट प्रिंट होगा नंबर 2 एंड देन चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल मूव टू द डू ब्लॉक, दैट इज 4। अब ये एरो स्कीम को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, एक आउटपुट कॉलम बनाता है, काउंटर और एक आउटपुट। इसका आउटपुट के लिए हम फिर से एरो स्कीम को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद एरो नंबर 1, काउंटर इक्वल्स टू 1, काउंटर इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे डू लूप में आएगा, डू में आके देखेंगे यहाँ पे प्रिंट है आउटपुट, तो काउंटर का वैल्यू 1 था, 1 आउटपुट आएगा एंड देन इट विल चेक द वैल्यू ऑफ द काउंटर। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, द करंट वैल्यू ऑफ द काउंटर चेक होता है, दैट मींस यहाँ पे 1 चेक होगा वेदर द 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और नॉट। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, ये ट्रू होने के बाद जब यहाँ पे डू सेक्शन में एंटर करेगा तब इसका वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, दैट मींस मेरा आउटपुट करंट आएगा 2। फिर ये 2 यहाँ पे चेकिंग होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, वैल्यू कितना होगा 3। फिर 3 चेकिंग होगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस। फिर 4 चेकिंग होगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस। फिर 5 प्लस प्लस हो रहा है, लास्ट टाइम प्लस प्लस होकर आउटपुट है 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस। फिर 5 चेकिंग होगा, यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू हो गया। फिर आउटपुट में आया जब तब 5 प्लस प्लस होकर कितना हो गया 6 and then check 6 is less than equals to 5, 6 is less than equals to 5, no, the last value 6 is not less than equals to 5। तो ये जो लूप है, ये लूप कितना टाइम चला, 1 2 3 4 5, तो लूप का एग्जीक्यूशन क्या है ना, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा लूप। और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आउटपुट है फाइनल, और ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। सो मिसिसिपी के बाद दिया है रिप्लेस, एस को रिप्लेस करेंगे हम लोग स्मॉल टी से एंड देन डॉट देके दिया हुआ है टू लोअर केस। तो ये करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे, इसको पहले रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन का काम क्या है, रिप्लेस फंक्शन का काम है यहाँ पे ये जो ओल्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम लोग टी से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आता है mi tti ppi।
अब देन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 लोअर केस में करेंगे, तो आएगा MITTI PPI, so this will be the output, MITTI PPI, ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिड्यूस कंपेयर टू रिवॉल्ट। reduce compared to revolt plus अंटार्कटिका dot last index of A dot last index of A प्लस नोट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिड्यूस डॉट कंपेयर टू रिवॉल्व है इसको हम लोग चेक करेंगे ऐसे, रिड्यूस कंपेयर टू रिवॉल्व। कंपेयर टू का काम क्या होता है, कंपेयर टू का काम होता है कि ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर के साथ सेकंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेकिंग होता है और इट विल रिटर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ASCII कोड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कैरेक्टर है उसका ASCII कोड का आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख लो R और R ये दोनों सेम है, नो चेंजेस, E और E दोनों सेम है, सेम। अब नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टर है ये है D और V, तो मेरा मेन यहाँ पे D और V का जो ASCII कोड है इसका डिफरेंस आएगा, D और V का ASCII कोड का डिफरेंस। तो सिंपल सा हमको यहाँ पे पता है D का ASCII कोड और V का ASCII कोड, तो हम लोग इसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो D से अगर V का ASCII कोड को माइनस करते हैं तो आउटपुट माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस में रिजल्ट आएगा क्योंकि D छोटा है और V बड़ा है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे D से V को हम लोग इजीली कैसे काउंट करेंगे, सिंपल काउंट कर लेते हैं। D के बाद E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, that is 18। सो -18, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया -18, इसको -18 प्लस ये क्या है अंटार्कटिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे अंटार्कटिका में इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पे हो गया 8। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा -10, आंसर विल बी -10। रिड्यूस डॉट कंपेयर टू रिवॉल्व, जहाँ पे कैरेक्टर डिफरेंस आया उसमें से ASCII कोड का डिफरेंस निकाल दिया -18 प्लस अंटार्कटिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए लास्ट कहाँ पे है 8 नंबर इंडेक्स में, सो इसका लास्ट इंडेक्स ऑफ ए आएगा 8 -18 प्लस 8 दैट इज -10, सो द आउटपुट विल बी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बॉक्सिंग विद एन एग्जांपल, डिफाइन बॉक्सिंग विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे बॉक्सिंग का एग्जांपल बोल रहे हैं तो क्या होगा, बॉक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों का प्रिमिटिव वैल्यूज है, प्रिमिटिव वैल्यू मतलब जो सिंपल जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप लाइक इंट ए, इसमें एक वैल्यू दी है 10, तो ए इज अ नॉर्मल वेरिएबल और इसका वैल्यू है 10। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो
जब हम लोग यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मीन इनहेरिटेंस, जितना सारा उप्स फीचर्स है। तो क्या ये उप्स फीचर्स ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ एसोसिएट हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इट्स नॉट अ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन बेस्ड ऑन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर हम लोग कोई भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में चेंज कर देंगे तो ये इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को होल्ड कर सकता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल इंटीजर का जो रैपर क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे इंटीजर का रैपर क्लास है इंटीजर, इंट का रैपर क्लास है इंटीजर, इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं ओबीजे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड ब्रैकेट के अंदर हम ये a को अगर डाल देंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें अगर हम लोग सिंपल ओबीजे को प्रिंट करेंगे तो हम लोग का आउटपुट मिलेगा 10। बट ये जो 10 है, ये 10 सिंपल वैल्यू नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। कैसा ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, यूजिंग दिस टेक्निक हम लोग जब रैपर क्लास करेंगे, रैपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग प्रिमिटिव कोई भी वेरिएबल या फिर वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली रैपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज बॉक्सिंग, दिस इज नोन एज बॉक्सिंग। नेक्स्ट प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये प्रोग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्लास सैंपल, इसमें दो वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल मतलब इंट ए और बी, दीज वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, और ये वेरिएबल को हम लोग कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक में से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंपल इंट एक्स कॉमा वाई, सैंपल इंट एक्स कॉमा वाई क्या है, ये सैंपल, ये नेम क्लास नेम के साथ सेम है विदाउट एनी रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, सो इट विल बी अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इट विल बी अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद द पैरामीटराइज्ड वैल्यू int x equals a equals to x and b equals to y, और एक मेथड लिखा हुआ है void calculate, void calculate में क्या लिखा है int z, ये z क्या है, ये z हो गया मेरा लोकल वेरिएबल विद इन द कैलकुलेट मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या किया, z इक्वल्स टू a प्लस b का मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करके प्लस करके प्रिंट आउट किया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है नंबर, क्वेश्चन क्या क्या है, नेम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, नेम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है दिस इज नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज दीज टू वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बोला जाएगा क्योंकि ये दो वेरिएबल क्या है, ये दो वेरिएबल को हम लोग इजीली कोई भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं। सो द ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होगा, ग्लोबल वेरिएबल
ए और बी, ठीक है, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और व्हाट आर द मेथड वेरिएबल, व्हाट आर द मेथड वेरिएबल, मेथड वेरिएबल क्या है, मेथड वेरिएबल हो गया ये मेथड वेरिएबल, मेथड वेरिएबल हो गया एक्स वाई और जेड, ये तीन हो गया मेथड वेरिएबल। ये एक्स वाई पैरामीटर है, ये मेथड के अंदर यूज होता है या फिर इसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है इंस्टेंस वेरिएबल को। और ये जेड, जेड भी सिर्फ कैलकुलेट मेथड के अंदर ही अवेलेबल है। तो ये हो गया मेथड वेरिएबल, एक्स वाई जेड इज द मेथड वेरिएबल एंड ए बी इज द ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक एरे दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 98। तो पहले हम लोग एरे का एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट लिख लेते हैं, 23 45 70 63। तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन था, एक एरे दिया हुआ है इंट एक्स इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट के अंदर ये सब एलिमेंट दिया गया है। तो क्वेश्चन था साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया साइज ऑफ द एरे, कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो साइज ऑफ द एरे इज 10 एंड बोला 89 एलिमेंट्स जो है इसका इंडेक्स कितना है। सो इंडेक्स ऑफ 89, इंडेक्स ऑफ 89, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इससे आगे हम नहीं गए तो यहाँ से हमको पता चल गया 89 का इंडेक्स हो गया 5। तो ये हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया यहाँ पे।